हालांकि आपकी राजनीति राज्य से ज्यादा पुरानी है, लेकिन राज्य को जब आपने समझा तो सबसे लंबे समय तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रह गए। अभी जो आप देख रहे हैं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक से पहला सवाल कर रही हूँ, अभी जो आप देख रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के मन में क्या है? वो किन मुद्दों पर वोट इस बार डाल रहा है? क्या भूपेश बघेल भी सोचें कि वो रमन सिंह की राह पर चल सकते हैं, एक और बार सत्ता यहाँ हासिल कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ जन्म के साथ जिन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ बना, वो क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था ये पूरा क्षेत्र, और उसकी वजह से एक नए राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश से अलग होके अटल जी ने नया राज्य बनाया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहीं और 2000 में राज्य के निर्माण से लेकर 2003 तक अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। मैं पृष्ठभूमि, चूंकि आप पूछ रही हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आना कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में 2003 में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो 2000 से 2003 वो दौर था कांग्रेस का, और नए राज्य के निर्माण के बाद अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। तो जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई और उस समय का जो कल्चर और कांग्रेस की संस्कृति थी, जिस प्रकार भय और आतंक का वातावरण धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में बनने लगा, उससे लोगों को लगा कि क्या यही इसलिए छत्तीसगढ़ बना था कि छत्तीसगढ़ अशांत हो जाएगा। और 2003 में फिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आई। 3 में, 8 में और 13 में लगातार छत्तीसगढ़ शांति का टापू बना रहा। विकास के नए नए दौर और नई नई गाथाएं लिखी गई। एक स्वर्णिम काल छत्तीसगढ़ में मैं कह सकता हूं, वो दौर था 15 साल का, जिसमें विकास की उन सर्वोच्च ऊंचाइयों को छूने का काम हमने किया। फिर इलेक्शन 18 में लोगों को लगा ये 15 साल बहुत हो गया और लगा कि कुछ बदल के देखना चाहिए। परिवर्तन की ललक 15 साल लगातार काम करने के बाद लोगों ने बदल के देखा। मगर आज जब बदलावट आया, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना, तो फिर 2000 से 2003 का किस्सा लोगों को याद आने लगा। वही भय, वही आतंक, वही भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो अब दरवाजे खुल रहे हैं आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का, वो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों की वजह से। 2-3 चीजें इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो जब पिछली बार जब कांग्रेस को स्वीकारा था छत्तीसगढ़ की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया था, तब कोई छोटे मोटे फासले से नहीं बल्कि आप लोगों को वोट का भी बहुत तगड़ा नुकसान यहां पर हो गया था। वो कुछ हद तक नाराजगी का कारण भी हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ आपको एंटी इनकम्बेंसी लगा था? और आज की तारीख में ऐसा 5 साल में क्या हो गया? क्योंकि भय के माहौल की बात आप करते हैं और भूपेश बघेल कहते हैं कि हमने तो नक्सल समस्या को, देखिए आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, हो ही नहीं रहे हमले। जो छत्तीसगढ़ के हालात में इन 5 सालों में सत्ता के हस्तांतरण के बाद, यानी नई सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो हालात हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें स्थिति क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में जो आज एक संस्कृति पनपी है और आज छत्तीसगढ़ की पहचान, इसके पहले छत्तीसगढ़ की पहचान एक विकसित राज्य के रूप में हुआ करता था, वो छत्तीसगढ़ की पहचान, जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता था, आज इस 5 साल के बाद भूपेश सरकार की पहचान हिंदुस्तान में यदि है, ईडी और सीडी की सरकार के रूप में है, और दूसरी पहचान भूपेश बनाने में सफल नहीं हुए। एक तरफ ईडी के मामले में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, 2180 करोड़ का शराब घोटाला, 550 करोड़ का कोयला घोटाला, 600 करोड़ के चावल घोटाला, यानी श्रृंखला है जिस प्रकार से लगातार हुआ। 13,000 पेज के डॉक्यूमेंट पेश करते हैं ईडी जब न्यायालय में, और प्रमाण सहित बताते हैं कि क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार भ्रष्टाचार को इन लोगों ने संस्थागत करने का काम किया। कोयले में प्रोसीजर होता है, यदि डीओ दिया जाता है कोयले की निकासी के लिए, निकालने के लिए, तो उसको हमने ऑनलाइन किया था। आते ही सरकार में ऑनलाइन को ऑफलाइन किया और प्रति टन 25 रुपये की वसूली होने लगी। आज ये प्रमाण सहित वो अधिकारी जिसने ये आदेश जारी किया था, मुख्यमंत्री
के पास ये विभाग है माइनिंग डिपार्टमेंट, आज वो 7 महीने से जेल के अंदर है। हिंदुस्तान में और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां सीनियर आईएएस अधिकारी करप्शन के मामले में 7-7 महीने से जमानत नहीं हो रहा है, सैकड़ों लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी सरकार की कल्पना छत्तीसगढ़ ने नहीं की थी। पर डॉक्टर साहब, यही तो वो कहते हैं ना कि आप लोग अपने ही औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ईडी सीबीआई का। अरे तुम करप्शन यदि खुलेआम 25 रुपया प्रति टन की वसूली कोयले पे हो रही है, शराब के दुकान पे हर शॉप में 40% अवैध शराब खुलेआम बिक रहा है, प्रमाण के सहित लोग बिना होलोग्राम के शराब की एंट्री होती है, इतना कुछ होने के बाद भी क्या ईडी और सीडी की कार्रवाई नहीं होगी? आज तो मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं कि यदि सरकार के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत है या मामले को दर्ज करना चाहती है, महादेव ऐप में यदि एक मामला दर्ज होता है, हजारों करोड़ के जुआ सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग का मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज होता है, आज ये बोलते हैं कि इसमें ईडी आ गया। ईडी तभी आता है जब पीएमएलए का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब उसमें लागू होता है। यदि सरकार जुए और सट्टे के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग पे अपराध दर्ज करके कार्रवाई करती तो फिर ईडी का काम कहाँ है? आप कुछ कर नहीं रहे हो। ईडी जब कार्रवाई करती है करप्शन के खिलाफ तो आपको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। उसमें कोई राजनीति नहीं है आपके हिसाब से? काहे की राजनीति? ये करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले में काहे की राजनीति? भूपेश बघेल कहते हैं कि उनके घर तक आप लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि किसी तरीके से डरा सकें। आप ये बताइए, यदि ये सारे मामले यथार्थ नहीं होते, 180 करोड़ की संपत्ति जब्त होती है। जो आदमी हैंड टू माउथ था, जिसके पास 50-50, 100-100 करोड़ की जमीन और पैसे आ जाते हैं, 180 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी सीज करता है ईडी। अब इसके बाद भी मासूम बनता है मुख्यमंत्री, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ का होटल और पान ठेला वाला गवाह है। इससे करप्ट सरकार आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में तो नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं होगी। ये उदाहरण भूपेश जी ने दिया है। तो लोगों के मन में आपके हिसाब से ये बात रहेगी? मन में बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री का चेहरा हर राज्य में देख रहे हैं हम, कि चाहे राजस्थान के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, केवल प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, हमारे पास बड़ा नाम माननीय मोदी जी का है और मोदी जी ने वो कुछ किया है जिसके आधार पे हम जनता के बीच जाते हैं। मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को और बहुत कुछ है। 15 साल के वो माइलस्टोन जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्थापित किए थे, उसकी याद आज लोगों के मन में है। गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया। छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न सुरक्षा हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने मजबूती से कायम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 1 रुपया किलो चावल 70 लाख परिवार को देने का काम किया। 70 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का काम किया। किसानों को बिना ब्याज के सहकारी बैंक से ऋण देने की बात हमने शुरू की। किसानों के जीवन में परिवर्तन आए। एजुकेशन हब बनाया हमने बस्तर को, सरगुजा को, एजुकेशन के नाम से, हेल्थ के नाम से। लगातार छत्तीसगढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का था उसको ठीक करने के लिए 30,000 नए स्कूल खोले। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हमने खोल के दिखाया। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज 2 से 10 मेडिकल, IIT आया, IIM आया, NIT आया, नेशनल यूनिवर्सिटी आया। एक अद्भुत ग्रोथ का वो दौर था। रमन जी, चेहरा तो आपका था ना फिर तो? जी, तो 15 साल तो आपके ही थे ना? हाँ, 15 साल थे। वो लोग अब याद कर रहे हैं कि वो दौर था। उसके बाद भूपेश के आने के बाद तुलना तो अब होती है। तुलना जब होती है जब वो दौर को देखते हैं और 5 साल भूपेश का देखते हैं। पर मैं तो चेहरे की बात कर रही हूँ। चेहरा हमारे पास निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास, यदि आप कहें कि इलेक्शन के चेहरे की बात आप तलाश रहे हैं, तो मैं सीधा ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी वो 2003 का इलेक्शन हो, 8 का इलेक्शन हो, 13 का इलेक्शन हो, तीनों इलेक्शन में कोई डॉक्टर रमन के चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं लड़े थे। सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जीत के आती है। इस बार भी सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस ने भी निर्णय लिया है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पहले नारे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, भूपेश है तो भरोसा है। आपने देखा होगा, करोड़ों रुपया खर्च किया, भूपेश है तो भरोसा है।
रातों रात भूपेश का भरोसा खत्म हुआ, अब भरोसे की सरकार आ गई। तो आप कह रहे हैं कि वहां भी टीएस सिंहदेव को लाया जा सकता है? वहां अगर भी सामूहिक नेतृत्व की बात हो गई है। अब कोई किसी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जा रहा है। कौन आता है, टीएस आता है और कौन आते हैं अलग बात है, मगर ये चुनाव में सामूहिक नेतृत्व पे लड़ा जाएगा। मतलब भूपेश बघेल को भी अब चेहरा के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी भी फेसलेस जाएगी, मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ जाएगी। प्रधानमंत्री जी का हमारे पास इससे बड़ा और हिंदुस्तान में कोई नाम नहीं। और उधर राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। उससे और बढ़िया मुकाबला और क्या हो सकता है हिंदुस्तान में। ये तो आपने सही तुलना किया कि उनकी उपलब्धि और हमारी उपलब्धि 9 साल की विकास यात्रा है। आपने जिन जिन योजनाओं की बात की है उन 15 सालों में, या फिर केंद्र की तरफ से जिन योजनाओं की बात की है, भूपेश बघेल की तरफ से आवास योजना वो कहते हैं वो अपनी चलाते हैं, यहाँ पर वो पैसे दे रहे हैं लोगों को, कांग्रेस सरकार दे रही है। दूसरा जो आपने मेडिकल उसकी भी बात की, वो भी आप वो अपनी योजना चला रहे हैं। और बड़े बड़े जो पोस्टर बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ पर लगे हैं, उसमें मैं कहूं कि तेजी से गुजरते हुए मुझे सिर्फ आंकड़े दिख रहे थे, और दोनों पोस्टर्स में नारों से ज्यादा आंकड़े ही दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो भूपेश बघेल की सरकार की योजनाएं, ये आपको दीवालों पे और पोस्टर पे और पेपर पे बड़े बड़े दिखते रहेंगे, मगर यथार्थ में आपको बताना चाहता हूं, आज के तारीख में मैं इस विधानसभा में विधायक रहा, 15 साल मुख्यमंत्री रहा। गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजना जिसका जिक्र आपने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार उसका निर्माण करती है। लगातार हर साल 5 लाख आवास स्वीकृत किए, 16 लाख आवास 3 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किया। मगर आज के तारीख तक 16 लाख आवास भूपेश बघेल ने गरीबों को लौटा दिया है। एक भी आवास का निर्माण इस 5 साल में भूपेश बघेल ने नए नहीं किए, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, केंद्र सरकार की योजना। 16 लाख आवास गरीबों से छीनना, इससे बड़ी बात और क्या, दुर्भाग्य का बात मुख्यमंत्री के लिए क्या हो? पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है, उन्होंने लोगों के घर बनवाए हैं। ये केंद्र की योजना यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही है, पक्षपात हो रहा है। आपको पूरा विधानसभा के प्रश्न और उत्तर उनको दे सकता हूं कि 3 साल में, पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास नहीं बने। उन्होंने चुनाव के 8 दिन पहले, यानी आचार संहिता के पहले, राहुल गांधी को लाकर 7 लाख आवास की घोषणा की। आवास बनने में 3 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। आखिरी घंटे में जब उनको ये समझ में आ गया कि आवास के नाम से सरकार चली जाएगी, इन्होंने 7 लाख रुपया, 7 लाख परिवारों को आवास देने की घोषणा की। ये इस प्रक्रिया में आज 1 हफ्ते बाद आचार संहिता लग जाएगा। वो ना पैसा जाएगा ना मकान बनेगा। इसका मतलब पिछले 5 साल में एक भी पक्का मकान, भूपेश जी आएंगे आपकी इस चर्चा में, बहस में बात करने के लिए, जरूर पूछेगा आपने कितने आवास प्रधानमंत्री आवास योजना को छोड़कर कितने स्टेट के बजट से बनाए हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए भूपेश बघेल। और पैडी प्रोक्योरमेंट, उसको लेकर भी राज्य सरकार कह रही है, और मैं देख रही हूँ बीजेपी लिख रही है दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है। तो ये आप लोग क्या कंफ्यूजन, मतलब वोटर क्या समझे? आपके माध्यम से मैं जनता का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। पैडी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू किया और एक सिस्टम हमने देश में सबसे मजबूत बनाया, और पैडी के प्रोक्योरमेंट 5 लाख से शुरू किया, बाद में 60-70 लाख मेट्रिक टन तक पैडी प्रोक्योर हमने किया। एक सिस्टम पूरे देश में एक बेहतर बनाने का काम किया। उसको भूपेश जी ने कंटिन्यू कर दिया और कुछ नहीं किया, कोई नई योजना नहीं लाई। बोनस हमने भी शुरू किया, बोनस इन्होंने बढ़ा के दिया। यहाँ तक सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बस्तर में और उसके पहले रायपुर में जो बात कही थी कि यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे 2151 रुपया यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र राज्य सरकार को देती है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो 2500 रुपया में 2151 रुपया तो केंद्र सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में केंद्र राज्य सरकार को देता है। ये बताइए कि चावल को राज्य सरकार क्या करेगी? ये पूरा चावल देश में जाता है, पीडीएस सिस्टम में जाता है, केंद्र सरकार खरीदती है। ये धान खरीदते हैं, उसका चावल बनाते हैं, चावल खरीदने के बाद एफसीआई को ट्रांसफर करते हैं और पूरा पैसा केंद्र सरकार का राज्य सरकार को वापस मिल जाता है। इसलिए पूरा पैसा यानी 80% पैसा केंद्र सरकार लगाती है, 16-15% लगा के भूपेश जी पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये यथार्थ है। कल प्रधानमंत्री जी ने
बस्तर की सभा में भी इस बात को स्पष्ट किया। वैसे देश भर में चुनाव के मुद्दे अलग हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के काफी अलग होते हैं। आपको भी चाउर बाबा कहा जाता था आपके समय में अपनी योजनाओं के चलते। एक मुद्दा लेकिन है जो छत्तीसगढ़ में भी लोगों के मन में रहता है, तो लोकसभा का मुद्दा, यानी राम मंदिर का उद्घाटन होगा, शिलान्यास जिस तरीके से हुआ, उसके बाद अब गर्भगृह में स्थापना हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जनवरी में। यहां पर लेकिन मैं देख रही हूं कि भूपेश बघेल बहुत सारे आयोजन शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर वो राम जी के नाम पे, सीता जी के नाम पे, यहाँ वनगमन जो पथ था उसका काम कह रहे हैं यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये सारी चीजें बीजेपी की काट ढूंढ कर उन्होंने रखी हुई है। ये सारी योजनाएं फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, आज की योजना नहीं है, पिछली सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने राम जी के उस पथ के लिए राम पथ गमन मार्ग पे पूरे के पूरे माननीय गडकरी जी ने और पर्यटन विभाग ने उसमें पैसा लगाया और ये रास्ते बन रहा है। मैं भूपेश जी से कहना चाहता हूँ कि यदि पर्यटन के नाम से, भगवान राम के नाम से उस पथ को डेवलप किया है, तो भूपेश जी कृपया पब्लिकली ये बताएं कि बजट में उन्होंने आज तक 5 साल में राम पथ गमन में कितनी राशि खर्च की है। एक भी रुपया बजट से नहीं किया। सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे हैं जो उस पर लग रहे हैं, पोस्टर और पंप इनके नाम छप जाते हैं, ये प्रचार करते हैं, मगर ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की योजना। कैसे लोग कैसे परखेंगे रमन जी? मुझे तो लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता कंफ्यूज ना हो जाए। हर जगह पर श्रेय लेने की एक लड़ाई दिख रही है दोनों तरफ से। नहीं, श्रेय देखिए, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई योजना स्वीकृत होती है, प्रधानमंत्री आवास की बात छोड़ दें, प्रधानमंत्री आवास योजना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। एक बड़ी योजना जो राज्य सरकार के पास चल रही है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी योजना है, लोगों को घर घर में पानी पहुंचा के हर घर में टैप लगाना, नल लगाना, इसकी योजना स्वच्छ जल मिशन के अंदर चल रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है 100%, मगर आज तारीख तक स्टेट गवर्नमेंट लोगों को पानी पिलाने में असफल रही है। वहाँ भी करप्शन इतना हावी हो गया है कि पेयजल योजना का भी सारा काम अधूरा पड़ा है, तो ये क्रियान्वयन भी नहीं कर पा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने वैसे तारीफ बहुत कर दी थी पीएम मोदी की। टीएस सिंहदेव पहला व्यक्ति है जो अपनी दिल की बात को कई बार सार्वजनिक कर देते हैं और उसका अपराध बोध उनको इतना करा दिया जाता है कि वो 15 दिन तक फिर बोल नहीं पाते। इतनी ईमानदारी के साथ उसने स्वीकार किया था, सार्वजनिक मंच में कहा था कि केंद्र सरकार को जितना पैसा मांगते हैं उतनी राशि वो देते हैं। केंद्र सरकार ने कभी कोताही नहीं की छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, मगर उसके बाद टीएस सिंहदेव की हालत खराब हुई, बाद में उनको बयान भी बदलना पड़ा, मगर सच्चाई सही है। और टीएस सिंहदेव एक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने इस बात को स्वीकार किया कि जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं, किसानों के लिए जो विश्वास दिलाया गया था वो वादे अधूरे हैं, इसलिए मैं जन घोषणा पत्र समिति में रहूंगा नहीं। इस बार उन्होंने घोषणा किया था और मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास से इस्तीफा देने का एकमात्र कारण था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही। पर वो तो उनके तो ये बोलने के पीछे के भी कारण हो सकते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो उनका मनमुटाव रहा और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो उनकी चिंता है, इस वजह से भी हो सकता है उन्होंने तारीफ कर दी हो बीजेपी की। प्रधानमंत्री जी का यदि तटस्थ भाव से आप देखेंगे तो तारीफ तो कोई भी यदि मंच में आता है, योजनाओं की बात होती है, तो प्रधानमंत्री जी के बारे में निगेटिव क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार में जितने काम चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही चल रहे हैं। जितने नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, जितना रेलवे के ट्रैक का निर्माण हो रहा है, पिछले 10 साल की तुलना करें मनमोहन सिंह जी की और अभी के 10 साल की तुलना करें, 70,000 करोड़ के अगेंस्ट में माननीय मोदी जी के 9 साल में 3,70,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिला है। अपने आप में चमत्कृत करने वाला पूरे छत्तीसगढ़ के एनएच के जो जाल बिछड़ रहा है, रेलवे के जो ट्रैक बिछ रहे हैं, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिछ रहे हैं। जितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही, केंद्र का काम अच्छा आप कह रहे हैं, इस कारण हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी सांसदों को टिकट दिया गया है विधायक का कि वहां पर चुनाव लड़ें। ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी आजमाया जाने वाला है। मुझे लगता है कि योग्यता के आधार पे और सांसद भी विधानसभा लड़ें, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है।
और जैसे मध्य प्रदेश में दिया गया, छत्तीसगढ़ में भी हमारे सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लड़ेंगे भी। मुख्यमंत्री के खिलाफ विजय बघेल चुनाव के मैदान में है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो चुनाव के मैदान में है। ऐसे और लोग हैं जो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। पर ये केवल सिंबॉलिक है कि मतलब इसका फायदा भी, क्योंकि भूपेश बघेल के सामने फायदा ये है कि एक मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। और कांग्रेस कह रही है आप लोग परिवारवाद कर रहे हैं, मतलब बाकी पूरे देश में कांग्रेस पर जो आरोप लगता है वो छत्तीसगढ़ में आके बीजेपी पर आरोप है। यहाँ कहाँ से परिवारवाद आ गया? छत्तीसगढ़ में कोई परिवारवाद का नाम का विषय ही नहीं। वो अपनी सभाओं में बोल रहे हैं जोर शोर से बघेल। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लोगों को टिकट का वितरण हो रहा है, बहुत साफ सुथरा और बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, और कहीं भी किसी के परिवार और परिवार की बात की नहीं। कोई यदि चुनाव के मैदान में कहीं किसके रिश्तेदार यदि नज़दीक का हो और वो सक्रिय है तो उसकी प्राथमिकता खत्म नहीं होती। परिवार और रिश्तेदार में फर्क होता है, दोनों में फर्क भूपेश जी को करना चाहिए। कास्ट सेंसस को लेकर पूरे देश में आजकल चर्चा बहुत हो रही है। प्रधानमंत्री ने लेकिन इस मुद्दे को जब उठाया तो उन्होंने कहा कि अगर सबसे ज़्यादा संख्या में कोई है, सबसे ज़्यादा आबादी किसी की है तो गरीब की और उसके हक में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कास्ट सेंसस का ये मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि यहाँ की आबादी अलग नहीं। यहाँ की आबादी देखिए, छत्तीसगढ़ को यदि देखा जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन और कास्ट पॉपुलेशन करीब करीब 32 और 12%, 44% पॉपुलेशन SC और ST का पॉपुलेशन है। और छत्तीसगढ़ में BPL गरीबी सीमा के नीचे की संख्या हिंदुस्तान की तुलनात्मक बाकी राज्यों से बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि कास्ट के विषय को लेकर अन्य राज्यों में जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में जो बात कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जगदलपुर की सभा में कही, वो सबसे सही है कि हम और हमारी प्राथमिकता, यानी नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की प्राथमिकता क्या रही है। उन्होंने इस बात को चिन्हांकित किया कि मनमोहन सिंह 10 साल तक कहते रहे कि हमारे संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और मैं नरेंद्र मोदी कहता हूं हमारे संसाधनों पर गरीबों का पहला अधिकार है। ये बेसिक फर्क, ये दो राजनीतिक दल की सोच का एक बेसिक फर्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की सभा में स्पष्ट चिन्हांकित किया, और यही हमारी सोच है। गरीब हमारी प्राथमिकता है। गरीब दलित भी हो सकता है, अल्पसंख्यक भी हो सकता है, सवर्ण भी हो सकता है, अनुसूचित जाति और जनजाति का भी होता है। गरीब की कोई जात नहीं होती, मगर गरीब को ऊपर लाना ही किसी सरकार की प्राथमिकता है, और ये गांधी जी का भी सपना था, और मोदी जी उस सपने को पूरा करने में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई रहती है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन जो शुरू हुआ है उसकी सफलता का पैमाना इन विधानसभा चुनावों में रहेगा। पर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो गठबंधन के बाकी अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो लग रहा है इंडिया गठबंधन की ताकत दिख रही है आपको? मुझे फिलहाल और पिछले अन्य चुनाव का अनुभव पिछले 20-25 साल का है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला छत्तीसगढ़ में रहता है, और अभी NDA के बाकी पार्टनर छत्तीसगढ़ में इतने मजबूत नहीं हैं, इंडिया के कि वो इस चुनाव के मैदान में वो एक चुनौती बन के या तीसरी ताकत बन के चुनाव के मैदान में लड़ें। BSP चुनाव लड़ती है, गोंडवाना और अन्य छोटे राजनीतिक दल लड़ते हैं, और अब आपने भी अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की है, तो ये 3-4 राजनीतिक दल रहेंगे, मगर कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीसरी शक्ति के रूप में खड़ा हो सके। कोई फैक्टर नहीं होंगे वो? मुझे नहीं महसूस होता। एक मुद्दा जिस पर मैं आपसे विस्तार से समझना चाहती हूँ वो है नक्सलवाद। कम से कम जो आंकड़े मैं देखती हूँ, सीधे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, जो मैं देख रही थी उसके अनुसार नक्सली जो हमले हैं उनमें कमी आई है। IED एक्सप्लोजन्स जो सड़कों को उड़ा दिया जाता था उसमें कमी आई है। क्या ये केंद्रीय बलों की सफलता है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ अपने अप्रोच में बदलाव किया है? सबसे पहले तो ये कि क्या आपको वो बदलाव दिखता है जमीन पर? दूसरा कि ये उपलब्धि अगर है तो किसकी? श्वेता जी, आप तो नक्सल समस्या को बहुत नज़दीक से देखी हैं, आपका अध्ययन भी है। मैं उस बात को चिन्हांकित करना चाहता हूं कि
नक्सल मुद्दे को लेकर जो कार्य योजना और उसका क्रियान्वयन की बात हमने शुरू की थी, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दौर में हमने देखा है जब नक्सलियों की ताकत छत्तीसगढ़ में बहुत, पूरा सरगुजा, बस्तर का एक हिस्सा और सरगुजा का हिस्सा, पूरा सरगुजा नक्सल से प्रभावित था। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में एक बड़ी उपलब्धि हमने की कि पूरे सरगुजा को नक्सल समस्या से मुक्त कर दिया और करीब करीब वहाँ समस्या का समाधान की दिशा में आगे बढ़े। और बस्तर में भी हमने बहुत तेजी मजबूती के साथ अपने पैर रखे। 50,000 पुलिस भर की हमने नियुक्ति की, आधुनिक शस्त्र उनको दिया, थाने को अपग्रेड किया। थाने की स्थिति ये थी कि कोई इधर से जाके उधर निकल जाता था, कच्चे थाने हुआ करते थे। 1-1 करोड़ के थाने बनाए, जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना की, बेहतर प्रशिक्षण करके उनको नॉर्थ ईस्ट और बाकी जगह भेजकर उनको ट्रेनिंग दिया गया। एक गुरिल्ला वारफेयर के लिए मानसिकता तैयार करने का, 50-60 साल का एवरेज एज हुआ करता था पुलिस का, हमने अब उसको 25-30 साल कर दिया। एक नया जनरेशन आके लड़ रहा है। जैसे ये नई पीढ़ी नए शस्त्र के साथ, नई इच्छा शक्ति के साथ मैदान में आए, नक्सलियों को पीछे खदेड़ने का काम की शुरुआत हुई है। और निश्चित रूप से ये फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है, उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा छत्तीसगढ़ को। मतलब भूपेश जी ने आपके काम को अच्छे से आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ाना चाहिए। अब नक्सल समस्या को लेकर हमने जो काम किया था उसकी सफलता पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, मैंने कहा ना, सरगुजा हमने पूरा मुक्त किया और बस्तर भी उसी रास्ते में। मतलब जैसे टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मोदी जी ने भाई मदद पहुंचाई, आप ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने आपके किए हुए काम को आगे बढ़ाया है। उनको सभी उस काम को बढ़ाना पड़ेगा जो डॉक्टर रमन ने शुरुआत किया है, उसके सिवाय कोई काम ही नहीं है। वही सड़क है, वही स्कूल है, वही पुल पुलिये हैं, वही इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, वही पीडीएस सिस्टम है, वही गरीबों की योजना है। बल्कि मैं भूपेश जी से कहता हूँ, उन योजनाओं को बंद मत करो, उन योजनाओं को बेहतर तरीके से चालू कर रखिए। बंद भी किया उन्होंने कुछ, बहुत सारी योजनाएं बंद हो गई, हमारी बहुत सारी अच्छी योजनाओं को बंद कर दिया। जैसे मैं पहला आरोप तो रहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को उन्होंने पूरी तरीके से अलग कर दिया। हम एक सामूहिक शादी करते थे, कन्यादान योजना, वो बंद हो गया। आदिवासियों को हम चरण पादुका यानी शू देते थे उनको पहनने के लिए, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को तेंदुपत्ता का हम बोनस दिया करते थे, उन्होंने तेंदुपत्ता का बोनस समाप्त कर दिया। तो ये जो अच्छी योजनाएं थी जिसको हमने शुरुआत किया था, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं, उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर ऐसा कोई भावनात्मक मुद्दा एक तौर पर छत्तीसगढ़ में दिख नहीं रहा है। कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा है जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बस एक चुनाव, एक राज्य के चुनाव के तौर पर आपको कोई ऐसा मुद्दा उसमें दिख रहा है जिस पर जोर शोर से, क्योंकि आप लोग करप्शन की बार बार बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई लोग ये महसूस कर रहे हैं, उनकी आम जिंदगी में उस करप्शन को वो देख रहे हैं, या फिर उन्हें भी लग रहा है कि ये तो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी सीबीआई को? देखिए, करप्शन और यथार्थ में जो सच्चाई है वो जनता तक निश्चित रूप से 100% जाता है। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देके बताना चाहूँगा। राजीव गांधी के दौर पे एक ऐसी छवि थी राजीव गांधी की, क्लीन और साफ सुथरा व्यक्ति। एक बोफोर्स ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का सफाया कर दिया था। बस्तर और दंतेवाड़ा का आदिवासी भी बोलता था बोफोर्स हो गया, कांग्रेस को हराना है। सरगुजा का दूरस्थ अंचल का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कहता था कि सरकार ने बोफोर्स की हराना है। जब एक बोफोर्स से पूरा हिंदुस्तान की सरकार बदल गई तो इतने हजारों करोड़ के घोटाले भूपेश कर रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार तो बदलना ही है, क्योंकि करप्शन जाता है, बोलता है। करप्शन को आवरण से छुपाया नहीं जा सकता, वो दिखता है और छत्तीसगढ़ में जन चर्चा है। करप्शन ये हालत हो गया कि कलेक्टर को कलेक्टिंग एजेंट यदि हिंदुस्तान में कहीं किया जा सकता है तो छत्तीसगढ़ ही है। कलेक्टर की पोस्टिंग में मैं विधानसभा में खुला आरोप लगा चुका हूं, विधानसभा में इस बात को बोल चुका हूं, कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग के लिए हिंदुस्तान में यदि कहीं ऑक्शन होता है उस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है, जहां करोड़ों की बोली लगती है। ये कहीं ऐसा वो राज्य हिंदुस्तान में मिलेगा कहाँ आपको? तो आपके हिसाब से यही सबसे बड़ा इसी मुद्दे पर होगा? ये मुद्दे हैं और सबसे 3 मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। पहला मुद्दा है, कांग्रेस ने जो बड़े बड़े वादे किए थे और घूम घूम कर गीता और गंगा जल हाथ में लेके सौगंध खाई थी, कसम खाए थे, गांव में जाकर बड़े बड़े वादे किए थे,
वो वादे जन घोषणा पत्र के 36 बिंदु आज यदि अधूरे हैं तो जनता ये सवाल पूछती है कि जन घोषणा पत्र अधूरा क्यों है। शराबबंदी के लिए इन्होंने गली गली पे कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, आज घर पहुंचा के शराब बेचने का काम भूपेश बघेल यदि कर रहे हैं तो महिलाएं पूछती हैं कि शराबबंदी का वादा लिखित में आपने किया था, वो वादा कहाँ गया। 10 लाख नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये देने की बात हुई थी, अभी तक उस योजना में 50,000 से लोगों को मुश्किल से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। 2 लाख कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा इन्होंने किया था, 2 साल का किसानों को बोनस देने की बात नहीं, वो कह रहे हैं केंद्र से फंड ही नहीं आया है, ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे। अब ये सारे, जब दूसरी तरफ भूपेश जी बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से कमजोर राज्य नहीं है, हमारे पास माइंस हैं, मिनरल्स हैं, हमारे पास फंड है। जब पैसे आपके पास है तो गरीबों के लिए पैसे कहाँ जाते हैं, सड़कों के लिए पैसे क्यों नहीं है, सड़कों का निर्माण क्या पूरे छत्तीसगढ़ में बंद क्यों हो गया, सड़कों में गड्ढे गड्ढे क्यों दिख रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम से ये सरकार पूरी तरीके से करप्शन, डेवलपमेंट और जन घोषणा पत्र के मुद्दों पे जाएगी और इन्होंने जिस प्रकार से विकास को पूरी तरीके से अवरुद्ध किया है वो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ इस चुनाव में बनेगा। वैसे बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, सब ठीक बीजेपी में ठीक ठाक है और सब मिलके मजबूती के साथ इस चुनाव के मैदान में हम उतरने जा रहे हैं। कहीं कोई आपस में इस बात को लेकर टकराव नहीं है। थोड़ा सा कह रहे हैं कि लिस्ट विस्ट में किसका किसका नाम आ रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है। अब चुनाव के पहले अलग अलग मीडिया हाउसेस, अलग अलग पत्रकार अलग अलग सूची जारी कर देते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत चर्चा और बातचीत होती है, मगर सब 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा, सब रास्ते निकल। क्योंकि जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, हालांकि हम ओपिनियन पोल नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग ओपिनियन पोल्स में देख रही थी, उसमें बीजेपी में भले ही बढ़त दिख रही है हर ओपिनियन पोल में, लेकिन सरकार बनाती हुई बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। आज हम बढ़त की ओर, जो पिछले 1 महीने के अंदर जो परिवर्तन आया है जनता की मानसिकता में और आपके जितने भी सर्वे के रिपोर्ट के आधार पे एक ग्रोथ दिख रहा है। अब मुझे लगता है जैसे ही आचार संहिता लगेगा, इनके हाथ से सरकार निकल जाएगी, इनके हाथ से तंत्र निकल जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि और तेजी के साथ कांग्रेस की गिरावट शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब कोई शंका की कोई गुंजाइश डॉक्टर रमन को या छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि पार्टी इंटरनल सर्वे वगैरह भी करवाती रहती है, आप लोग सर्वे भी तो कराते रहते हैं ना। हाँ, पार्टी कराती है और उस सर्वे के आधार पे ही मैं इतना विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आपका सर्वे कह रहा है सरकार बन जाए। जी जी बिल्कुल। और लोकसभा में भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ सीटें निकालने। देखिए, लोकसभा का तो आप पुराने कीर्तिमान स्थाप देख लीजिए, हम कभी 10 सीट 10 सीट 10 सीट 9 सीट जीतते रहे। इवन पिछले बार हमारी सरकार नहीं बनी, हम 15 में सिमट गए, उसके बाद भी 9 लोकसभा हमने दिल्ली के लिए भेज के दिखाया था। तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति अद्भुत आकर्षण है। ये जो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट वगैरह हो रहे हैं, जो बघेल सरकार की तरफ से हो, या जो पोस्टर बिजली के बिल को लेकर वो लगा रहे हैं, या अब तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर है तो उसकी तरफ से भी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, जो फ्री की चीजें या आधा बिल माफ, सब बीजेपी के उसमें आप लोगों को विश्वास नहीं है या अभी लग रहा है कि जरूरत नहीं है ये अनाउंसमेंट करने की? देखिए, वहां शिवराज जी ने अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर दिया है महिलाओं के। नहीं, जब जन घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण विषय पे हम अपनी बात रखेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र हमारा सामने आएगा, तो चुनाव घोषणा पत्र में क्या क्या हम कर सकते हैं गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उन मुद्दों पे बात करेंगे। मगर जहाँ तक सवाल है भूपेश जी की बिजली बिल हाफ की बात, ये बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में ईमानदारी के साथ कहें, बिजली की जो पहुंच है, बिजली जो पहुंचती है, अब वो घर में आधी पहुंच रही है, आधे समय कटौती की हालत होने लगी है। बिजली में इतनी हालत खराब हो गई है ग्रामीण क्षेत्र में, जिस प्रकार से हालत है बिजली की, तो लोग बोलने लगे हैं भूपेश सरकार आने के बाद बिजली हाफ हो गया, पूरा हाफ है यहाँ, इसीलिए बिल हाफ कह रहे हैं। जी, बिल हाफ हो गया। पर आप तो 15 साल आपने देखा है यहाँ पर, इतनी जो आपकी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर कि आप लोगों को
इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो घोषणाएं हो रही हैं, लोगों को भी लगता है ना कि जब कोई पार्टी आश्वासन दे रही है तो समझें कि हमें कितना मिल सकता है उसमें। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो विषय रहता है कि उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए कौन सी योजनाएं लेके आ रहे हैं, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और जो उपयुक्त होगा वो निश्चित रूप से हम लोग भी करेंगे। दो तीन चीज़ें मैं अब, चूंकि समय भी खत्म हो रहा है, हिंदुत्व वाला मुद्दा जिसको आपने बहुत सही खुलकर बोला नहीं उस पर, क्योंकि मैं भूपेश बघेल की तरफ से जो चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं उस पर, देखिए राम पथ गमन जो है आपका, वन गमन पथ जो है उसकी बात अलग है, पर जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर चीज़ें शुरुआत कर रहे हैं, हम रामायण नेशनल कल्चरल फेस्टिवल उन्होंने आयोजन यहाँ पर किया, दुनिया के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग आए, और बीजेपी जो है वो केवल ये करती है कि राम के नाम पर वोट मांगती है और राम के असली सेवा वो कर रहे हैं। ये जो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, रमन सिंह जी, चूंकि आप एक पुराने और वरिष्ठ राजनेता हैं, आप देश भर में देख रहे होंगे कि ये जो पिच आप लोगों ने तैयार की थी उस पर खेलने कांग्रेस उतरी है, जोर शोर से उतरी है। जहां तक सवाल कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस पार्टी की सोच है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, बहुत साफ है। जिस पार्टी से भूपेश जी हैं, इसी राजनीतिक दल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पर एफिडेविट देकर प्रमाण सहित उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करके इस बात को कहा कि जो भगवान राम का और राम के लिए जो पथ वहाँ पे जो ब्रिज बने हुए थे उसके विरोध में, राम सेतु के विरोध में एफिडेविट देने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाली यदि कोई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जो अस्तित्व को नकारती है सुप्रीम कोर्ट में। लोग बदल भी तो जाते हैं ना, बदल गए, ठीक है, बदलाव आनी चाहिए, बदलाव आए, अच्छी बात है कि आज वो कर रहे हैं, मगर जिस राजनीतिक दल ने राम जन्मभूमि का, राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, वो पार्टी आज राम राम बोल रही है। मगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ तक पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कहीं सांप्रदायिकता की बात नहीं होती थी, मगर इस 5 साल में जिस दिशा में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को ले जाने का काम कर रहे हैं, कवर्धा यहाँ से लगा हुआ 140 किलोमीटर में कबीरधाम कवर्धा, वहाँ पे खुलेआम भगवा ध्वज को बूटे तले रौंदा गया, 15 दिन कर्फ्यू की हालत रही। यहाँ पे भुवनेश्वर साहू को साझा के अंदर उसकी हत्या हो जाती है लव जिहाद के नाम से। एक भिलाई के अंदर एक नवयुवक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, चाकू से भोग के मार दिया जाता है। तो ये परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ में निर्मित करने के लिए यदि कोई दोषी है तो भूपेश बघेल है। आप कह रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है जिस हालत, जिस दिशा में ले जा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति और एक प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, और धर्मांतरण की तो आंधी चल रही है। अच्छा, अच्छे काम के क्रेडिट के उसमें आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना, और जो केंद्र की योजना है वो पहुंच भी नहीं पा रही हैं। अब मुझे एक बुरे काम की बात बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर? जो युवा वर्ग में जब ये पूछा जाता है कि उनके लिए मुद्दा क्या है, वो कह रहे हैं बेरोजगारी। अब बेरोजगारी किसकी? ये केंद्र की नीतियों के कारण या फिर राज्य के कारण? देखिए, स्थानीय स्तर पर राज्य की जवाबदारी है कि हम रोजगार के नए अवसर प्रदान करें, चाहे पुलिस पे भर्ती है, पीएससी की भर्ती है, दूसरी भर्ती है। मगर भूपेश जी ने तो कमाल कर दिया, इस सरकार ने तो चमत्कार कर दिया। पीएससी की भर्ती की प्रक्रिया चलती है, पीएससी में लाखों नवयुवक पूरा जीवन लगा देते हैं, गरीब परिवार का बच्चा पीएससी की तैयारी करता है, और पीएससी के जब रिजल्ट आते हैं छत्तीसगढ़ में, चमत्कार यह होता है कि पीएससी के चेयरमैन के पूरे परिवार उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके अधिकारियों के परिवार पूरे सेलेक्ट हो रहे हैं, नेताओं के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो टॉप 20 लिस्ट देखा गया, उसमें पीएससी के मेंबर, चेयरमैन और उनके परिवार के बच्चे टॉप करते हैं। यानी छत्तीसगढ़ में सिर्फ पीएससी से जुड़े हुए लोग पढ़ के बेहतर पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। यानी करप्शन की ये हालत हो गई कि पीएससी के उस पद पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है 18 पद पे, और ये कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं करप्शन लग रहा है और पैसे की लेन देन हुआ है। जब पीएससी के पोस्ट को, पीएससी की भर्ती में भ्रष्टाचार हो सकता है, तो और दूसरे मामलों को लेकर आप तुलना कैसे कर सकते हैं?
डॉक्टर रमन सिंह, क्या ये सोचते हैं कि सबसे लंबे समय तक मैंने राज्य में और जीत दिलाता रहा हूं अपनी पार्टी को, तो मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री मुझे ही बनना है? नहीं, कोई देखिए, मुझे जब अवसर रहा, पार्टी ने 1 बार 2 बार 3 बार मौका दिया और 15 साल मैंने मुख्यमंत्री के हैसियत से काम किया। केंद्र में मंत्री के रूप में भी 5 साल मुझे काम करने का अवसर मिला। आगे जैसा भी पार्टी का निर्णय होगा, जो तय होगा, मैं उसके साथ हूँ। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर रमन ही हो। भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान हमारे लिए पर्याप्त है, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। वैसे आप संतुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं। 98 में कहते हैं विधानसभा जब आप नहीं जीत पाए थे तो अपनी डिस्पेंसरी में खुद को सीमित कर लिया था, जब तक वो फोन कॉल नहीं आया था आपको। नहीं, देखिए, डिस्पेंसरी में अपने आप को ले जाना तो एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। 98 और के बाद मैं दोनों क्षेत्र में लगा रहा और हमेशा लगा रहता हूँ। मैं 1 मिनट भी अपने आप को खाली नहीं रख सकता, कुछ ना कुछ काम करता रहूँगा। तो अभी भी आप प्रैक्टिस चल रही है आपकी? नहीं, प्रैक्टिस तो जिस दिन से विधायक बना है तब से मैं प्रैक्टिस से दूर हो गया हूँ। थैंक यू। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है बीजेपी की, आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष नहीं है, भले ही लिस्ट जारी होने में देरी हो रही है, वो सामान्य असंतोष आप कह रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी? देखिए, उत्सुकता सबको रहती है। एक विधानसभा में 8-8, 10-10 प्रत्याशी भी रहते हैं। तो मुख्यमंत्री के और चेहरे भी आप देख रहे हैं पार्टी में? क्यों नहीं हो सकते? छत्तीसगढ़ में तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को दावा करने का अधिकार है, जो लगातार 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को है अधिकार। हाँ, किसी को रोका नहीं जा सकता, निर्णय तो पार्टी करेगी। पर आप मतलब आहत हैं या फिर आप एक उतनी ही ऊर्जा के साथ लगे? अरे, मुझे पूरे समय काम करना है, पूरा मैं काम करता रहूँगा और पार्टी के लिए 24 घंटे लगातार मुझे चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी काम करना है। क्या चेहरा न होने से कार्यकर्ताओं के मन में कंफ्यूजन होता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो हर बार इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा और सामूहिक नेतृत्व पे हम चुनाव लड़ते रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि कांग्रेस एक चेहरा अगर लगाती है, हालांकि आप कह रहे हैं कि अब भी वो भी सामूहिक नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक को पता है कि वो अगर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो कौन बनेगा उनका मुख्यमंत्री, पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो पीएम तो बनेंगे नहीं। पीएम का चेहरा वहां पर लगा हुआ है पोस्टर्स पर। कमल निशान हमारा प्रत्याशी है और कमल से ही प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, मुझे वो 3 कारण बताइए जो आपके यकीन का आधार है कि बीजेपी इस बार लौट रही है सत्ता में। लौटने का की बड़ी वजह सिर्फ ये है कि जिस प्रकार दिल्ली में लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयां छूने का काम हुआ, समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का काम किया, तो एक बड़ा डेवलपमेंट का इशू छत्तीसगढ़ में रहेगा कि मोदी जी ने आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाया है। दूसरा, इस सरकार के करप्शन और वादा खिलाफी जो इनके खिलाफ जाएगा और कांग्रेस को निश्चित रूप से पीछे ले जाने में सहायक होगा। और तीसरा मुद्दा डेवलपमेंट का है जो आज रुक गया है। महंगाई मुद्दा नहीं होगा? डेवलपमेंट रुका हुआ है, महंगाई कोई चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है फिलहाल। किसानों के मन में भूपेश बघेल हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी? किसान के मन में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी। किसान के लिए हमने जितने काम किए हैं, क्योंकि इसको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना कह रहे हैं भूपेश बघेल जी, ट्राइबल कम्युनिटी और फार्मर्स। हाँ, तो हमारे भी जब हम अपने घोषणा पत्र तैयार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उससे आगे निकल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। यकीन है आपको? जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमन सिंह हमसे बातचीत करने के लिए।